बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रिहान, how the food is digested and converted into usable nutrients? This was your question, and we covered first part yesterday. Today we are covering the next part, digestion of proteins. तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन्स होते क्या हैं और आपको कहां से मिलते हैं। प्रोटीन्स आपको मिलते हैं मीट से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो आपका मिल्क वगैरह है उससे, दही है, और उसके अलावा फिर बीन्स से, नट्स ये जो आप खाते हैं, और पल्सेस वगैरह जो सीरियल्स हैं, दालें हैं, ग्रेन्स, उनमें भी ये प्रोटीन्स होते हैं। जब ये चीजें आप खाते हैं तो आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, लिहाजा इनकी डाइजेशन जरूरी होती है। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं सॉरी, उनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जिस तरह कल हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलेस्ट यूनिट्स जो थे उनको मोनोसैकराइड्स कहते थे, जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज मैंने आपको बताए थे। तो मगर प्रोटीन्स जो हैं, इनके जो सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और कल हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलेस्ट यूनिट हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो जिस तरह आपस में कंबाइन करके, लिंक करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो बांड, उसको हमने कहा था ग्लाइकोसिडिक बांड। मगर ये जो बांड है इसको हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक करके प्रोटीन बनाते हैं तो वो जो बांड उनमें बनता है, जब लिंक करते हैं तो उसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। महाराज ये आपके लेवल की बात नहीं है, आपके ज़हन में ये लफ्ज रह जाए, ग्लाइकोसिडिक बांड, पेप्टाइड बांड, तो यही बड़ी बात है। आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद ये 20 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं हमारी बॉडी में, या जो हम फूड खाते हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और हर अमाइनो एसिड का एक नाम है, और ये 20 अमाइनो एसिड्स ही मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, और बेशुमार प्रोटीन्स बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये 20 मिलके तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स कैसे बना सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स कैसे बना सकते हैं? वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स हैं, और अगर आप डिक्शनरी देखें तो उसमें कितने वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स होंगे ना वर्ड्स। तो वो 26 लेटर्स ने मिलके थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ सीक्वेंस में। इसी तरह ये 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंस में अटैच होके तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर हर प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस होता है, यानी अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एक एक प्रोटीन बना है तो उसमें एक सीक्वेंस डिफरेंट है। जो प्रोटीन उसमें पहले लगा था वो दूसरा जो जो अमाइनो एसिड पहले अटैच हुआ, उसके बाद एक और अटैच हुआ, फिर और अटैच हुआ, इस तरह वो अटैच होते गए, लिंक होते गए। अब जो दूसरा प्रोटीन बनेगा तो उसमें जो अमाइनो एसिड पहले लगा हुआ था, हो सकता है ये 8वें नंबर पे आए, किसी और जगह पे आ जाए, तो ये सीक्वेंस चेंज होता है तो प्रोटीन चेंज हो जाती है, कोई और प्रोटीन बन जाती है। अच्छा, तो फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन्स के, काम क्या करते हैं ये प्रोटीन? दे basically build our cells, they build our body, and they repair our body, they repair our muscles, cells को बॉडी में जो वियर एंड टीयर होती है उसकी रिपेयरिंग भी ये प्रोटीन्स ही करते हैं। एंड दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स, दे आर ऑल प्रोटीन्स। उसके बाद दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स। जैसे हीमोग्लोबिन है,
ये एक बहुत बड़ा प्रोटीन है और ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड के अंदर। इसी तरह रेगुलेशन भी इनका काम है। मसलन इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज में पैदा होता है, ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अगर ये ना हो तो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, उनको शुगर हो जाती है। फिर इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। प्रोटीन आपकी बॉडी को डिफेंड भी करते हैं। एंटीबॉडीज जितनी भी बनती है बॉडी के अंदर, अगर कोई पैथोजेंस आ गए आपके बॉडी में, एंटर हो गए, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, तो उनको, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स पैदा होते हैं उनको एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये फिर उन पैथोजेंस के साथ फाइट करते हैं और आपकी बॉडी को बचाते हैं। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं। फिर मूवमेंट में काम आते हैं, जैसे आपके मसल्स की मूवमेंट है, ये प्रोटीन्स की वजह से होती है, मसल्स की कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। फिर ये एनर्जी सोर्स भी हैं, मगर ये बड़ी खतरनाक बात है जो एनर्जी सोर्स मैं कह रहा हूं। एनर्जी सोर्स एक्चुअली आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपकी बॉडी में डिप्लीट हो जाएं, कम हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो उस वक्त ये आखिरी हल के तौर पर बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो फिर प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। और जब प्रोटीन फिर ब्रेक डाउन इनकी होती है एनर्जी हासिल करने के लिए, तो फिर आपके मसल्स से निकलते हैं, तो आपके मसल्स कमजोर होते हैं, आपकी बॉडी इफेक्ट होती है। तो ये एनर्जी सोर्स हैं तो सही, मगर ये खतरनाक बात है इनका एनर्जी आपकी बॉडी को देना। तो लिहाजा आपकी बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है, ताकि प्रोटीन्स जो हैं वो एनर्जी ना पैदा करना शुरू कर दें। अब आते हैं आपका एक्चुअल क्वेश्चन, डाइजेशन इनकी कैसे होती है। देखें, डाइजेशन का मतलब समझें। डाइजेस्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आपके ब्लड के अंदर सेल की वॉल से एंटर हो ही नहीं सकते, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा ही नहीं सकते, ठीक है। लिहाजा इनका इनका ब्रेक डाउन होना स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्ट्स में जरूरी है, ठीक है, फिर ही ये डाइजेस्ट होंगे। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी डाइजेशन यानी इनकी ब्रेक डाउन होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, कैसे डाइजेस्ट होते हैं, यानी एक 20 अमाइनो एसिड्स हैं एक प्रोटीन में, तो वो टूटेगा ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा। जब वो टूटेगा तो टूटने के बाद ब्रेकडाउन जब उसकी होगी, तो हो सकता है वो 20 जो है वो टूट के दो बन जाएं, एक में 8 प्रोटीन्स, 8 अमाइनो एसिड आ जाएं और एक में 12 आ जाएं। तो ये जो इनको कहते हैं पेप्टाइड्स। एक होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और एक होते हैं सिंपल पेप्टाइड्स। जब आपका प्रोटीन ब्रेक होता है, तो अगर तो वो लॉन्ग चेन में ब्रेक होता है, लंबी चेन है अमाइनो एसिड्स की, ब्रेक हुआ है मगर चेन जो बनी है लंबी चेन है, तो उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। मैं आपको ये समझाता हूं, ये देखें, ये समझें कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये देख लें, ये मैं आपको एक नेकलेस दिखा रहा हूं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक सीक्वेंस में जुड़ी, ये एक प्रोटीन है। अब जब ये ब्रेक होंगे, जब इनके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन होगा और ये ब्रेक होंगे, हो सकता है ये यहां से ब्रेक हो जाए मिडल से, जब मिडल से ब्रेक होगा तो ये दो बने, दोनों पॉलीपेप्टाइड बन जाए, और हो सकता है ये यहां से भी ब्रेक हो जाए, यहां से भी हो जाए, यहां से भी हो जाए, यहां से भी हो जाए, तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स बन जाएं। तो पेप्टाइड बेसिकली फ्रॉम 2 to 50 अमाइनो एसिड्स तक पेप्टाइड कहते हैं। डाईपेप्टाइड अगर 2 अमाइनो एसिड हो तो वो डाईपेप्टाइड होता है। ट्राईपेप्टाइड अगर 3 अमाइनो एसिड्स हो तो वो ट्राईपेप्टाइड होता है। तो ये पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड जो टर्म्स हैं, इनसे घबराना नहीं है। इनका मतलब सिर्फ यही होता है कि प्रोटीन टूट गया है, ब्रेकडाउन उसकी हो गई है स्मॉलर पार्ट्स में, जो उसका बड़ा पार्ट है वो पॉलीपेप्टाइड है और जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो
सिर्फ पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। और एक जो बीड है वो अमाइनो एसिड है। और जब अमाइनो एसिड फिर मिलते हैं दोबारा इसको बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो फिर वो इस तरह नहीं मिलते कि ये मिल गए और ये बन गया प्रोटीन। नो, ये प्रोटीन नहीं है। वो इसको जब ये लिंक करके बांड बना के, पेप्टाइड बांड बना के मिल जाते हैं, फिर वो इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड होता है ये ऐसे, ये 3D शेप बनती है इसकी। अब ये इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये अब जो है ना प्रोटीन बना है। जब ये फोल्ड हो गया है तो फोल्ड होने के बाद प्रोटीन बनता है। अच्छा, इसी तरह जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन में ये प्रोटीन जो है पहले अनफोल्ड होगा। अनफोल्ड होने के बाद पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर पेप्टाइड बनेगा, फिर अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड बनने के बाद फिर आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तो ये जब आपने फूड खाई और मीट खाया, एग खाया, मिल्क पिया, पल्सेस वगैरह खाई, तो आपको आपने इंजेक्शन की। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? मुंह में खुराक को लेके जाना, इंजेक्शन कर ली। वहां पे आपने च्यूइंग की, कटिंग की फूड की, और वहां पे सलाइवा के साथ वो मिक्स हो गई। याद रखना, प्रोटीन्स की डाइजेशन मुंह में बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे सलाइवा मिलता है। मेस्टिकेशन होती है, यानी कटिंग और च्यूइंग। मेस्टिकेशन ऑफ फूड होती है, उसके बाद बोलस बनता है। आपको पता है फूड लंप जो होता है उसको बोलस कहते हैं। वो बोलस बनता है, आप उसको लेके जाते हैं इसोफेगस से नीचे स्टमक में। अब स्टमक में बेसिकली डाइजेशन शुरू होती है। स्टमक में एक एंजाइम पैदा होता है। याद रखना, वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको पेप्टाइडेजेस कहते हैं। पेप्टाइडेज, ठीक है ना, या प्रोटीएजेस भी कहते हैं। पेप्टाइडेज तो जो पॉलीपेप्टाइड को फिर बाद में तोड़ेगा ना, या पेप्टाइड को तोड़ेगा, वो पेप्टाइडेज होगा। मगर प्रोटीएज वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीएज। तो आपके स्टमक में जो प्रोटीएज होता है वो आपके स्टमक में पैदा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जब वो प्रोड्यूस होता है तो आपके स्टमक में एक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये HCl जो है पेप्सिनोजेन के साथ रिएक्शन करके उसको पेप्सिन बना देता है। पेप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। ये पेप्सिन जो है ये एंजाइम वो एंजाइम है जो अब आपकी प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को अनफोल्ड करेगा। प्रोटीन तो फोल्डेड है ना, उसको अनफोल्ड करेगा, और अनफोल्ड करने के बाद उसको ब्रेक करेगा, उसको उसके पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। स्टमक में पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड नहीं। स्टमक में पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बहुत जरूरी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाए। ये पेप्सिनोजेन जो है ये इसलिए होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजेन जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड तोड़ के नहीं बना सकता। क्यों? ये अल्लाह का निजाम है। अगर पेप्सिनोजेन ये करना शुरू कर दे तो ये तो आपके स्टमक को डाइजेस्ट कर जाए। ये उस वक्त सिर्फ काम करेगा जब आपने फूड इंजेस्ट की, आपके स्टमक में गई, HCl ने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाया, अब पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में आया है, तो वो फूड जो आपने खाई है उसमें जो प्रोटीन है उसको वो डाइजेस्ट करेगा। अब वो फूड जो थी उसका एक मिक्सचर बन गया जिसको आप काइम कहते हैं, पता है आपको। उसके अंदर ये अब चूंकि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक की जो एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा एसिडिक कर देता है। उसकी एसिडिटी जो है, उसकी pH 1 to 3 मैक्सिमम जो है उसकी एसिडिटी होती है स्टमक में, 1 to 3। आपको पता है 7 जो है वो न्यूट्रल होती है।
तो 7 से जब आप नीचे आते जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। 6 ज्यादा एसिडिक, 5, 4, 3, 2, 1। तो 1 से लेके 3 तक एसिडिटी, वो जो काइम बना है, मिक्सचर ऑफ फूड बना है आपके स्टमक में, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब वो मूव हो गया है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। अब वहां पे ड्यूडेनम में और चीजें आ गई हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी पॉलीपेप्टाइड बने हैं। प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड बना है, अभी अमाइनो एसिड नहीं बने। तो अब वहां पे ड्यूडेनम में क्या होता है कि पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, वो पैंक्रियाटिक जूस जो आ रहा है, उसके अंदर प्रोटीएजेस आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रिप्सन और एक है काइमोट्रिप्सन। एक और भी होता है, खैर इतनी आपको जरूरत नहीं है। ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन दो प्रोटीएज आते हैं आपके पैंक्रियास से और वहां पे आके रिएक्ट करते हैं और इसके पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के पेप्टाइड्स बनाते हैं, स्मॉलर चेन्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? लॉन्गर चेन। पेप्टाइड्स क्या है? स्मॉलर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। वो उनको तोड़ के बनाते हैं। मगर उससे पहले, उस वक्त तक ये अमल नहीं कर सकते ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जब तक उनकी पीएच, उनकी एसिडिटी, वो जो काइम आया है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है कि आपके पैंक्रियास से एक और सब्सटेंस आता है जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। वो बाइकार्बोनेट अल्कली है, बेस है, वो आके इस काइम के साथ मिलती है तो इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, तेजाबियत कम हो जाती है, तो इसकी पीएच वैल्यू 7 to 8 हो जाती है। जब इसकी पीएच वैल्यू 7 to 8 हो जाती है काइम की, तब ये एंजाइम ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन एक्ट करते हैं और उसके पेप्टाइड्स बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड के पेप्टाइड बनाते हैं। अब ये पेप्टाइड्स बन गए कहां पे? ड्यूडेनम में, फर्स्ट पार्ट में। अब ये आगे मूव कर गई आपकी खुराक, तो आगे चलेगी ये जेजुनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है। वहां पे कल मैंने आपको बताया था ब्रश बॉर्डर्स, प्रोजेक्शंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको विल्लाई कहते हैं। एक को विलस कहते हैं, प्लूरल है विल्लाई। और विल्लाई के ऊपर फिर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस है, उनको कहते हैं माइक्रो विल्लाई। वो छोटी छोटी जो प्रोजेक्शंस हैं उनको ब्रश बॉर्डर्स कहते हैं। वो ब्रश बॉर्डर के ऊपर वहां पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एंजाइम्स, जैसे डाइपेप्टेज, ट्राइपेप्टेज। अगर डाइपेप्टाइड है, यानी 2 अमाइनो एसिड हैं एक पेप्टाइड में, तो पेप्टाइडेज जो है वो उसके ऊपर अमल करेगा और उनको ब्रेक करके एक एक अमाइनो एसिड बना देगा। और अगर 3 है तो पेप्टाइडेज जो है वो रिएक्ट करेगा उसके साथ और उसको ब्रेक करेगा और अलग अलग अमाइनो एसिड बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फिर ये अमाइनो एसिड जो एंजाइम्स हैं, ये इसको ये एंड से भी काट सकते हैं, एंड से भी काट सकते हैं प्रोटीन को, मिडल से भी काट सकते हैं, कहीं से काट सकते हैं, किसी भी जगह से काट के इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये अब ये जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसमें कैसे जाएंगे? जब आपके ब्रश बॉर्डर के ऊपर ये जो मैंने आपको कहा कि ये पेप्टाइड्स जो हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, वहां पे जो एंजाइम्स पैदा होते हैं पेप्टाइडेजेस, उन एंजाइम को क्या कहते हैं? पेप्टाइडेजेस। और पेप्टाइडेजेस मैंने आपको बताए हैं कि ट्राइपेप्टाइडेज है, डाइपेप्टाइडेज है, और वो उनको फ्री अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब वो ब्लड में एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
वहां पे ब्रश वाटर से, वहां से वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। जब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहां से फिर वो पोर्टल वेन वहां से जाती है जो लिवर में जाती है, तो पोर्टल वेन उनको लेके लिवर में चली जाती है। अब लिवर क्या करता है, लिवर उन प्रोसेस करता है उनको, मतलब उनमें से कोई टॉक्सिन्स हैं तो उनको रिमूव करता है, और जो एक्सेस अमाइनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उनको अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी बॉडी में चले जाते हैं। अच्छा, फिर दोबारा ये क्या करते हैं जाके, दोबारा इनका काम है प्रोटीन बनाना, यानी प्रोटीन आपने खाई, उसको तोड़ा, अमाइनो एसिड बनाया, और आपकी बॉडी ने फिर उन अमाइनो एसिड दोबारा प्रोटीन ही बना दी। यानी ये एक साइकिल है, एक आपने फूड से प्रोटीन ली है, फिर आपकी बॉडी ने दोबारा उसको प्रोटीन बना दिया डाइजेस्ट होने के बाद, फिर प्रोटीन बन गई। आप कहेंगे जी वो क्या प्रोटीन है, भाई बहुत सारी प्रोटीन है ना। आपके जो एंजाइम्स हैं वो उसने बनाने हैं, हार्मोन्स बनाने हैं, एंटीबॉडीज बनानी है, ठीक है, फिर इंसुलिन बनाना है उसने, इसी तरह देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में जो जिन्होंने काम करना है वो बनाने हैं। तो फिर वो दोबारा प्रोटीन ही बन जाएगा और अमाइनो एसिड का, यानी जब वो अमाइनो एसिड लिवर से आगे जाएंगे तो वो प्रोटीन ही दोबारा बनाएंगे मिलके, किस बांड के जरिए, पेप्टाइड बांड के जरिए, मुख्तलिफ सीक्वेंस में मिलेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ सीक्वेंस में मिलके थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स वो बना देंगे। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो तो आपकी डाइजेस्ट हो गई फूड, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके न्यूट्रिएंट्स एंटर हो गए ब्लड में। जो डाइजेस्ट नहीं हुई वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई, वो फाइबर होता है ज्यादा, ठीक है। वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया उसकी फर्मेंटेशन करते हैं उस फूड की, और वहां पे फिर वो अगर तो उनमें कुछ मौजूद हो कोई न्यूट्रिएंट्स, तो फिर वो फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और अगर नहीं है तो फिर मोस्टली गैस बनती है, या वो वेस्ट मटेरियल एज फीसेस आप एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये 3 to 6 आवर्स चाहिए डाइजेशन के लिए। जब स्टमक में बोलस चला जाता है तो उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 to 6 आवर्स में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। और एक अडल्ट आदमी को कितनी प्रोटीन रोजाना चाहिए होती है, उसके वेट के हिसाब से एवरेज 1 ग्राम पर केजी, 0.8 to 1.2 ग्राम पर केजी उसको चाहिए होती है। अगर मेरा वजन 70 केजी है तो मुझे रोजाना 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए फॉर गुड हेल्थ, ये जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि प्रोटीन्स की डाइजेशन कैसे होती है, हाउ द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद फिर दोबारा ये कैसे बिल्ड करते हैं और बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट जो डाइजेशन ऑफ फैट्स है वो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद है रिहान आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ जो मैंने पेपर्स के ऊपर लिखा है, वो जरा क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो में आ जाए और आप फिर उसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकें। वैसे तो मैंने ये सिर्फ हिंट्स बनाए हुए, ये इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी ये लेक्चर तैयार करने में, अपना लेसन तैयार करने में, सॉरी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।